Hello, my dear friends. My name is Vince Dunia and I am your English teacher. देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देयर के ऊपर डिस्कस किया था कि देयर ऐसा वर्ड है जो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स में से एक है जिसका उपयोग प्लेस यानी कि वहाँ के सेंस में भी किया जाता है और एज ए डमी सब्जेक्ट भी किया जाता है। तो दोस्तों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल में देखेंगे कि देयर का यूज हम कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सेंटेंस है देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। देयर यहाँ पर क्या है? एक सब्जेक्ट, लेकिन रियल नहीं, डमी। इज क्या है इसकी? वर्ब। ए बुक क्या है? सब्जेक्ट। ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसको सिंपली अगर हम एक एक वर्ड में तोड़ें तो मेज पर एक किताब है, इसकी हिंदी निकलेगी। देयर यहाँ पे एक डमी सब्जेक्ट है। इज वर्ब है जो कि बी वर्ब को दर्शाता है। ए आर्टिकल है। बुक नाउन है। ऑन पोजीशन प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। और टेबल एक नाउन है। यह एक एज ए डमी सब्जेक्ट काम में आता है क्योंकि हम किसी चीज का अस्तित्व बताते हैं। जैसे कि सेंटेंस में बताया गया है कि किताब मेज के ऊपर है, यानी कि किताब का अस्तित्व है, एक चीज है किताब हमारे पास, वो कहाँ रखी हुई है? टेबल पर। तो दोस्तों, हम प्रेजेंट सिंपल में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में इज और आर, एम क्यों नहीं? क्योंकि देयर के साथ एम लगता नहीं है। आई के साथ ही सिर्फ एम का यूज होता है। इसलिए सिर्फ दो वर्ब्स इज और आर जो कि प्रेजेंट की हैं का उपयोग एज ए बी वर्ब करके देयर के बाद इज आर यानी कि वर्ब बी वर्ब का यूज करके हम कोई नाउन लगाते हैं जिसका हमें एग्जिस्टेंस दिखाना पड़ता है और उसके बाद उसका बचा हुआ पार्ट। चलिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कमरे में कोई कुर्सी नहीं है। अब इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यानी कि किस चीज का अस्तित्व बताया गया है? कुर्सियों का। देयर एक से ज्यादा कुर्सी है तो प्लूरल हो गया, तो देयर के साथ क्या लगाएंगे? आर। फिर लगाएंगे नोट, नेगेटिव है तो देयर आर नोट कोई कुर्सी, यानी कि कोई को बोलते हैं एनी, और कुर्सियां यानी कि चेयर की प्लूरल फॉर्म चेयर्स, एनी चेयर्स। कहाँ? इन द रूम यानी कि कमरे में, जो कि इन द रूम हमारी हो गई एडवर्ब ऑफ द प्लेस। तो दोस्तों, सेंटेंस बनेगा देयर आर नॉट एनी चेयर इन द रूम। देयर यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है। आर यहाँ पे एक बी वर्ब है। नोट हमें नेगेटिव दर्शाने के लिए लगाया। और इसका जो रियल सब्जेक्ट है वो है एनी चेयर्स। और उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट। क्या पास में अस्पताल है? क्या से शुरू हुआ है? तो क्या वाले वाक्यों में आपको पता है कि अगर हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है तो वो सिंपली वर्ब से हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है। और अगर किसी चीज की इंफॉर्मेशन हमसे मांगे तो वो WH वर्ड से चालू होता है। तो क्या पास में अस्पताल है? तो इसका आंसर हाँ या ना में निकलेगा। इसलिए हमें हमारा जो सब्जेक्ट अस्पताल है इसके लिए सिंगुलर है तो इसको बाहर रखेंगे, फिर देयर लगाएंगे, फिर ए हॉस्पिटल जिसको हमें एग्जिस्टेंस दिखाना है, और नियर बाई मतलब पास में, जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इज देयर ए हॉस्पिटल नियर बाई। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल एज ए फॉर्मल। उससे पहले एक रूल ध्यान में रखो दोस्तों। आर आफ्टर आर यू कैन नॉट पुट ए नॉर्मल एक्शन वर्ब लाइक प्ले, सिंग, रीड, बिकॉज देर इज नॉट ए रियल डूअर। You can only use verb that show existence, presence, state or something happening। कहने का मतलब दोस्तों, आप देयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि किसी सब्जेक्ट का अस्तित्व दिखाता है, एग्जिस्टेंस दिखाता है,
यह किसी मेन वर्ब यानी कि कहने का मतलब एक्शन वर्ब को फॉलो नहीं करता, क्योंकि देयर क्या नहीं है, एक रियल डूअर, वास्तविक कर्ता नहीं है। इसलिए हम एक्शन वर्ब जैसे कि खेलना, गाना, पढ़ना यानी कि प्ले, सिंग, रीड इत्यादि का यूज नहीं ले सकते। हम सिर्फ उन्हीं वर्ब का यूज कर सकते हैं जो किसी चीज का एग्जिस्टेंस दिखाएं, प्रेजेंस दिखाएं, स्टेट दिखाएं, और समथिंग हैपनिंग यानी कि अकरिंग, कुछ अक्कर हो रहा है यानी कि कुछ घटित हो रहा है। तो ये रूल हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों। अगला हमारा वाक्य है, कुछ आशा अभी भी बाकी है। देखिए दोस्तों, इसमें किस बात चीज के बारे में बात हो रही है? आशा। आशा को हम कहते हैं होप, और कुछ मतलब सम, तो सम मतलब कुछ, और आशा मतलब होप, तो कुछ होप को मतलब हो गया सम होप। दैट विल बी अवर सब्जेक्ट। और बाकी है, बाकी अभी मैंने बताया था, जो किसी चीज का एग्जिस्टेंस दिखाए, यानी कि होप का एग्जिस्टेंस कौन दिखा रहा है? बाकी यानी कि रिमेन, जो कि हमारी वर्ब हो जाएगी। तो हम सबसे पहले देयर लगाएंगे, फिर सम होप हमारी सिंगुलर है तो इसलिए डज लगाएंगे। रिमेन सम होप, देयर डज रिमेन सम होप। क्या अभी कुछ आशा बाकी है? अगला है दोस्तों, कोई संदेह बाकी नहीं रहता। इसको हम कैसे बताएंगे? कोई संदेह यानी कि एनी डाउट, हमारा रियल सब्जेक्ट। हम इसको बनाएंगे देयर, एनी डाउट सिंगुलर है इसलिए डज, नेगेटिव है इसलिए नोट, और बाकी मतलब कोई कंडीशन दिखा रहा है या एग्जिस्टेंस को दिखा रहा है डाउट के, तो रिमेन एनी डाउट। देयर डज नॉट रिमेन एनी डाउट, कोई संदेह बाकी नहीं रहता। अगला है दोस्तों, क्या कोई अवसर बाकी है? तो क्या से शुरू हुआ है सेंटेंस, तो डज को बाहर रखेंगे, क्योंकि जो अवसर है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए डज का उपयोग करते हैं, अन्यथा हम प्लूरल के लिए डू यूज लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे डू और डज का यूज बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम टेंसेज में लेते हैं। ही, सी और सिंगुलर नाउन के साथ डज, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का उपयोग करते हैं। तो इसका पूरा मतलब क्या निकल जाएगा? क्या कोई अवसर बाकी है? डज प्लस देयर, जो कि हमारा डमी सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब, प्लस हमारा जो रियल सब्जेक्ट है वो। तो डज लगाएंगे, डज, डमी सब्जेक्ट पुट किया देयर, वर्ब है यहाँ पे बाकी, तो बाकी को कहते हैं रिमेन, और अवसर को कहते हैं चांस, और कोई को कहते हैं एनी, तो एनी चांस। डज देयर रिमेन एनी चांस। अगला है दोस्तों, क्या कोई आशा बाकी नहीं है? ऊपर वाले का ही नेगेटिव फॉर्म, बस हमें थोड़ा सा चेंज करना है, देयर और वर्ब के बीच में नोट लगाना है। डज देयर नोट रिमेन एनी होप। अगला है दोस्तों, वहां समस्या क्यों है? देखो दोस्तों, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि क्यों आया और वाक्य के बीच में आया, तो वहां समस्या क्यों है, हमें कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ेगी। तो यह सेंटेंस बनेगा WH वर्ड से। क्यों को कहते हैं वाई, फिर हमारी जो बी वर्ब है समस्या के लिए, समस्या एक सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, फिर देयर लगाएंगे, फिर हमारा जो सब्जेक्ट है ए प्रॉब्लम, वहां को समस्या क्यों है, वाई इज देयर ए प्रॉब्लम। अगला है दोस्तों, कोई भ्रम क्यों बना रहता है? फिर से वही बात आ गई, क्यों बीच में आया है, इंफॉर्मेशन पुट करनी पड़ेगी, तो WH वर्ड वाई का यूज करेंगे, फिर
रहता है, ता है, ती है, ते है, आया है, तो वर्ब आएगी रिमेन बाकी के लिए। और बाय एनी कंफ्यूजन यानी कि कोई भ्रम, और हम लगाएंगे डज का उपयोग। जैसे कि वाई डज देयर रिमेन एनी कंफ्यूजन, कोई भ्रम क्यों बना रहता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ एग्जाम्पल देयर को के सिंपल इज और आर के साथ और डज के साथ। तो दोस्तों, जो देयर का यूज होता है वो सिंपली इज और आर, वोज और वर, बस इन्हीं चारों सेंटेंस के इर्द गिर्द घूमता है लगभग 95%। अगर हम इनसे टेंस के सेंटेंस बनाएंगे तो लगभग 5% के आसपास कुछ सेंटेंसेस बनते हैं जो रियल लाइफ में काम में आते हैं। अदरवाइज इज और आर पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, बस वही काफी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।